नमस्कार बच्चों, आइए आज देखते हैं फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें सबसे पहले देखेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। आइए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले दो लाइनें कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। अगर मान लीजिए क्लास 9th 10th 11th 8th इनके बच्चे हैं, अगर कहा जाए ये क्या है, स्क्वायर है, इसकी सभी साइड्स बराबर हैं, हमको पढ़ना क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इससे पहले क्या देखेंगे, अगर मान लो इसका एरिया पूछे हमसे कि क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। हाई स्कूल या 9th का बच्चा या 8th का बच्चा कैसे निकाल देगा, इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। अगर मान ली इसको नाम दे दे ABCD, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई AB इंटू BC, यही होता है। लेकिन अगर इसी जगह क्लास 12th के बच्चे से पूछें तो वो क्या बताएगा, कहेगा नहीं सर, ये जो एरिया होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि ये क्या, अभी तक तो हमको बताया नहीं गया, केवल यही होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे निकाल देते थे आराम से। ये होता ही था, जब हम क्लास 10th में थे तो हमको भी ऐसे पढ़ाया गया था। एक फार्मूला आता था क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 करके x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 ऐसे करके। उसमें कभी कभी एरिया आ जाता था माइनस में, तो जो सर पढ़ाते थे वो बता देते थे माइनस में आया, इसको प्लस मान लो, एरिया माइनस में नहीं होता है। क्योंकि हाई स्कूल तक किसी को कुछ बताया नहीं जाता है, फर्स्ट ईयर तक नहीं बताया जाता है। लेकिन अब इंटर में क्या है, आज पता चलेगा कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जो सदिश राशियां होती हैं उनकी डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। तो इसका मतलब ये एरिया कैसे निकलेगा, AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर से, वही लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहां पर इंटू नहीं, क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन जिसको बोलते हैं। जब भी दो वेक्टरों का सदिश गुणन होता है तो हमेशा आने वाली चीज वो भी सदिश ही होती है। अगर ये सदिश होगी तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी कि नहीं। तो अब इसकी डायरेक्शन निकालना है हम लोगों को। डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, AB क्रॉस BC, इसके डायरेक्शन में क्या करेंगे, घुमाओ, क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि x y z 3 अक्ष होते हैं। अगर हमारा प्लेन x y अक्ष में बना हुआ है, x y अक्ष में बना हुआ है, तो हमेशा जो तीसरा वाला अक्ष होगा वही इसके एरिया की डायरेक्शन होगा। या दूसरी बात हमेशा याद रखना, जब भी दो सदिशों का सदिश गुणन होता है उससे आने वाला जो तीसरा प्रोडक्ट होता है वो भी सदिश होता है, प्लस इसकी डायरेक्शन इन दोनों के लंबवत होती है। तो इन दोनों के लंबवत मतलब ऐसे बाहर की ओर, समझ में आया। अगर मान लो ये कोई एरिया है, हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की ओर एरिया की। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। कि क्षेत्रफल अभी तक जो हम पढ़ते थे वो लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसे आ जाता था, कभी बताया नहीं गया। क्यों, क्योंकि जब भी क्रॉस हटता है, जैसे इसकी वैल्यू कितनी a, और जब भी क्रॉस हटेगा तो a, इसकी वैल्यू जब भी क्रॉस हटेगा तो क्या आ जाता है, साइन थीटा। अगर ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाए तो AB इंटू और BC साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा किसके से, इन दोनों के बीच का, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा एरिया, तो AB की वैल्यू A, BC की A साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 मक्खन A स्क्वायर, यही क्या आ गया, एरिया।
लेकिन ये क्या साइन 90 की वजह से, साइन 90 की वैल्यू 1, तब कहीं ये आया है ए स्क्वायर, वरना एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि, जो भी सदिश राशियां होती हैं तो उनकी एक डायरेक्शन होती है। जब भी कोई भी क्षेत्रफल होगा, कोई भी क्षेत्रफल जैसे ए बी सी डी, इसका एरिया वेक्टर पूछेंगे तो हमेशा लंबवत, तो इसमें लंबवत बाहर की ओर भी हो सकता है, लंबवत अंदर की ओर भी हो सकता है, दो डायरेक्शन हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव में है तो एरिया पॉजिटिव में आएगा, अगर माइनस में है तो माइनस में आएगा। जैसे क्लास 10th में माइनस में एरिया आ जाता था, इसका मतलब क्या है कि यही एरिया नीचे माइनस में बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस के बजाय माइनस में है, इतना होता था। तो आज पता चला कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। अगर ऐसे निकालना हो कि एरिया वेक्टर का फार्मूला, तो एरिया उसके साथ ये एन कैप, एन कैप क्या होता है, यहाँ पे जो एन कैप है वो क्या है, एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी का भी डायरेक्शन बताना, किसी की भी। मान लो हमको एरिया की चाहिए तो उसके साथ एकांक वेक्टर लगा देंगे, ये क्या बता देगी, इसकी डायरेक्शन। और हमेशा याद रखना ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर क्या होती है, डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। अब समझ में आया कि क्षेत्रफल क्या होती है, सदिश राशि। ओहो, अब तो सर पता हो गया, अब तो क्लास में हम भौकाल मारेंगे कि बताओ क्षेत्रफल सदिश है कि अदिश है। तो कहेंगे सर ये भी बता दीजिए वॉल्यूम होता है कि नहीं। नहीं, वॉल्यूम नहीं, केवल क्षेत्रफल ही हमारा क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। अब इस चैप्टर में पूरे में क्या पढ़ना पड़ेगा, जब भी इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन निकालना है, गॉस की प्रमेय लगाना है, सब में एरिया वेक्टर काम देगा। अब देखना है तो 2D का तो पता हो गया, एरिया वेक्टर कैसे होता, लंबवत बाहर की ओर। जैसे इसका देखिए लंबवत बाहर की ओर, इसके नीचे भी हो सकता है लंबवत ऊपर की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर पूछा जाए, अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे, लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर लंबवत, दोनों हो सकते हैं। इसी जगह अगर 3D हो, 3D हो तो उसका देखते हैं। अगर कोई भी 3D आकृति हैं उनका कैसे निकालेंगे, तो 3D का जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका पूछे तो इसका क्या होगा, तो जो भी 3D आकृतियां होती हैं, 3D आकृतियां होती हैं, इनका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब क्या, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक, जैसे इस पृष्ठ का पूछेंगे तो इस पृष्ठ में दो हो सकते हैं, एक अंदर एक बाहर, लेकिन हमको लेना कौन सा है, सिर्फ बाहर वाला। ये हो जाएगा इसका क्या, एरिया वेक्टर। जैसे ऊपर वाले पूछेगा तो अंदर की ओर भी हो सकता है, बाहर की ओर भी, लेकिन हमको लेना कौन सा है, सिर्फ बाहर की ओर वाला। जैसे इस पृष्ठ की बात करेंगे सिर्फ बाहर की ओर वाला, जैसे इस पृष्ठ की बात करें सिर्फ बाहर की ओर वाला। तो याद रखना जितनी भी 3D आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। समझ में आया। जैसे अगर बेलन बना ले तो इसके पास एक ये एरिया है, एक ये है, एक साइड वाला। जैसे ये है पेन मार्कर, इसके एक ये वाला एरिया है, एक ऊपर एक नीचे। अगर इसकी बात करें तो 3D में हमेशा लंबवत बाहर की ओर, यहां भी लंबवत बाहर की ओर, इधर लंबवत बाहर की ओर, इधर लंबवत बाहर की ओर। इतना समझ में आया। 2D का कैसे, उसका ऊपर या नीचे दोनों भी ले सकते हैं, ऊपर और नीचे। इधर अगर 3D की बात करेंगे तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है, हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगा। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोगों को क्या देखना है, एक इसमें टॉपिक आता है बीच में, सॉलिड एंगल। जिसको बोलते हैं घन कोण। घन कोण से पहले हम लोग जो थोड़ा छोटे पे पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। एक हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण, समतल कोण का मतलब जो दो पृष्ठों के बीच में बने, जैसे घर में फर्श और जीना चढ़ा होता, दोनों के बीच एंगल होता है। जैसे एक ये और एक ये सरफेस के बीच में जो एंगल हो उसको क्या कहते हैं, समतल कोण। अगर ऐसे चाप बना दें तो इसको क्या बोलते हैं, चाप। इस सेंटर से इस चाप की दूरी को त्रिज्या r, ठीक, इसको कोण। तो इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, समतल कोण, प्लेन एंगल। कब, जब दो प्लेन के बीच में बने, जैसे ये, इनके बीच में ये एंगल जो है ये वाला, इसको क्या आप बोलेंगे, समतल कोण। जिसका फॉर्मूला क्या होता था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। रेडियन, ठीक। अब इसका मात्रक तो रेडियन हो गया। तो घन कोण क्या होता है, हमेशा कोण दो प्रकार के होते हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण जो दो प्लेन के बीच में, दो समतल के बीच में बने। घन कोण जो 3D में बने, जैसे कि देखा होगा मौत का कुआं ऐसे बना होता है, जिनमें गाड़ी चलाते हैं वो वाला जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, घन कोण। जैसे कि अगर ये है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो इस केंद्र पे जो कोण आंतरिक करता है, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, घन कोण। घन कोण को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। समझ में आया। जैसे मान लो ये पूरा गोला होता, इसके छोटे से एरिया के कारण, इस डी ए एरिया के कारण इस पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। मतलब छोटा एरिया है तो छोटा घन कोण बनेगा। तो घन कोण क्या होता है, मान ले इसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो घन कोण होता है हमारा, घन कोण डी ओमेगा बराबर ये क्षेत्रफल dA अपॉन r स्क्वायर। जैसे इसका फार्मूला होता था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वैसे इसका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। इसका मात्रक होता था रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक, स्टेरेडियन। अब क्या होगा, कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताओ। एक स्टेरेडियन की परिभाषा। एक स्टेरेडियन का मतलब ये है, अगर इसकी त्रिज्या 1 हो जाए, अगर त्रिज्या r की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 मीटर, कुछ भी मीटर सेंटीमीटर एकांक कर दें तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ डी ओमेगा बराबर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, डी ए। तो यहां पर क्या कहेंगे, किसी गोले के एकांक त्रिज्या के कारण जो छोटा सा सरफेस होगा उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित होगा उसे घन कोण कहते हैं। किसी गोले के छोटे से पृष्ठ के कारण, किसी एकांक त्रिज्या वाले गोले के छोटे से पृष्ठ के कारण केंद्र पे जो कोण आंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, एकांक त्रिज्या वाले गोले के किसी क्षेत्रफल के कारण केंद्र पे जो कोण आंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं। एक गोला होगा जिसकी त्रिज्या एकांक होगी, उसके छोटे से क्षेत्रफल के कारण जो केंद्र पे कोण आंतरित होगा, जैसे ऐसे बनाया जाए, ये वाला, तो ये वाला कोण जो आंतरित होगा इसको क्या कहेंगे, घन कोण। समझ में आया। जैसे एकांक त्रिज्या वाले गोले के किसी क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। समझ में आया। तो समतल कोण कौन सा, जो चाप के द्वारा बने,
केंद्र पर, ये क्षेत्रफल के द्वारा बने, उतना सा क्षेत्रफल लेकर के जो कोण आंतरित होगा ऐसे, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? घन कोण, जिसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, और इसका मात्रक रेडियन। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो मान लो यदि कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, इसमें कोई भी हम एरिया ले लें, कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लें, ठीक, ये जो काल्पनिक पृष्ठ है इससे गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब इससे 90 डिग्री पे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकली हैं उसे क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को, की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, ठीक, क्या एक काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत निकली, तो इसको क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। जैसे इससे 1 2 3 4 निकली, तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स इसका कितना हो गया? 4, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये प्रश्न बना लिया, ठीक। अब जैसे अब की बार इससे कितनी रेखाएं गुजरी? 1 2, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, कि इससे कितनी रेखाएं गुजरी हैं लेकिन लंबवत 90 डिग्री पे। समझ में आया? इससे 90 डिग्री में कितनी रेखाएं, जैसे 1 2 गुजरी तो इसका फ्लक्स 2, इसमें 1 2 3 4 गुजरी तो फ्लक्स 4। इतना समझ में आया? ठीक। अब देखो इसी में थोड़ा 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वैद्युत क्षेत्र है, यहां पे एक एरिया बनाया गया, मान लीजिए ये इससे कितनी रेखाएं गुजर रही लंबवत? 1 2 3, इसमें फ्लक्स कितना हो गया? 3। अगर इसी जगह इसका एरिया बढ़ाया जाए, वैद्युत क्षेत्र इतना ही रहे,
इसका एरिया बड़ा कर दिया जाए, तो इसका एरिया जैसे कि कर दिया गया ये, ठीक, ये इसका एरिया कर दिया गया। अब की बार कितनी रेखाएं इससे लंबवत गुजर रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अब की बार फ्लक्स कितना हो गया 6। तो यहां से एक समझ में आई कि क्षेत्रफल बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब जो फ्लक्स है क्षेत्रफल के समानुपाती है, क्योंकि एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक, एक चीज समझ में आई। दूसरी चीज, अगर हम ये एरिया इतना ही बड़ा रखें, एरिया उतना ही बड़ा रखें, लेकिन क्या करें, वैद्युत बल रेखाएं पास पास कर दें, ठीक, वैद्युत बल रेखाएं पास पास कर दें। देखो एरिया उतना ही बड़ा है, तब फ्लक्स कितना था 3, अब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब की बार फ्लक्स कितना हो गया 8। इसका मतलब फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत फ्लक्स बहुत होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पे तो निर्भर कर ही रहा है, एरिया पे। फ्लक्स जो है वो वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। अगर वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। दो चीजें यहां से समझ में आई। अगर मान लो इस एरिया को हम बड़ा कर दें तो सारी ही लाइनें उसी से पास करने लगेंगी, इसका मतलब एरिया बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर वैद्युत बल रेखाएं बढ़ा रहे हैं, पास पास कर रहे हैं, मतलब प्रबल वैद्युत क्षेत्र कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, तब भी फ्लक्स बढ़ रहा है। दो चीजें समझ में आई, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, अगर यही प्रकाश किरण ऐसे निकल जाए, वो प्रकाश किरण सॉरी वैद्युत बल रेखा, ये कोचिंग में वो चल रहा है ना सेकेंड फिजिक्स, तो प्रकाश किरण, ठीक। अब एक चीज बताओ, अब इसके द्वारा क्या यहाँ कोई फ्लक्स होगा? फ्लक्स तो चाहिए हमको। फ्लक्स कैसा चाहिए? जो किरण 90 डिग्री पे निकली होगी उसे देखो, गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को फ्लक्स कहते हैं। लंबवत 90 डिग्री पे ऐसे निकलना चाहिए, तो ये तो निकली नहीं है, कैसे गई? इससे थीटा एंगल पर गई है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर थीटा एंगल पे होता है तो उसके दो घटक आ जाते हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। एक ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज कौन सा होता है? जिसके साथ थीटा बनाता है, तो क्षैतिज का हमेशा cos थीटा लगता है, ऊर्ध्वाधर के साथ sin थीटा लगता है। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स इसके कारण होगा जो लंबवत होगा, लंबवत तो यही जा रही है, ठीक। काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, तो इससे लंबवत कौन जा रही है? ये तो इसके जस्ट अलोंग है, जैसे सरफेस है इसी के ऐसे निकली जा रही है, इसके लंबवत ये होगा, जैसे बोर्ड के ये लंबवत हो गया, ये इसी के अलोंग हो गया, तो लंबवत, इसका मतलब इसके द्वारा फ्लक्स होगा, तो ई ना ई cos थीटा के होगा। इसीलिए अब इसका फार्मूला देखते हैं। इतना समझ में आया? मिटाएं। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहां से एक चीज तो समझ में आई कि इसके फार्मूले में ई ए और cos थीटा होगा, तो इसीलिए फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई ए cos थीटा। जब भी cos थीटा हटाते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है? डॉट प्रोडक्ट E डॉट ए। समझ में आया? लेकिन यहां पर A डॉट E भी कर सकते हैं, E डॉट ए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट होता है उस पर कोई भी असर नहीं आता। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में बताया था टॉर्क के बारे में कि टाउ वेक्टर बराबर पी ई साइन थीटा आया था, P क्रॉस E, वहां पे E क्रॉस P भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे वहां पे जो आंसर था P क्रॉस E ही था। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डॉट प्रोडक्ट से आने वाली जो चीज होती है वो हमेशा अदिश राशि होती है। इसका मतलब फ्लक्स कैसी है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका निकाल लिया जाए मात्रक, तो इसका मात्रक, ठीक, तो मात्रक देखो, मात्रक वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब देखें इसकी विमा, विमीय सूत्र, विमा कैसे निकालेंगे? तो न्यूटन की क्या होती है? न्यूटन की होती है mlt-2, मीटर लेंथ है तो L2 अपॉन कूलाम की AT,
तो यहां से कितना आया m, और कहीं नहीं है m, l l l3, t माइनस 2 है, एक ऊपर गया एक और माइनस का हो गया तो t माइनस 3, a ऊपर गया तो माइनस का a माइनस 1। यही इसका क्या हो गया विमीय सूत्र। ये फ्लक्स से समझ में आया कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना समझ में आया। और फ्लक्स का मात्रक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो, अभी तक ये देखा कि ये 2D फिगर थे, जितने भी क्षेत्रफल खींच रहे थे वो क्या थे 2D फिगर थे। इसको मिटा दें विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बाद चलो गॉस के नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसके फैक्ट्स वगैरह ना। तो अब पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय। गॉस क्या कहते हैं? गॉस कहते हैं किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स। जैसे अभी तक क्या था, फ्लक्स निकालने के लिए हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, उनके बीच का थीटा चाहिए, तब कहीं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा लगा पाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत आसान कर दिया, कह रहे फ्लक्स निकालना है तो एक काम करो, जैसे मान लो ये कोई आवेश है, इसके द्वारा इस बिंदु पे निकालना है तो इसके चारों ओर एक पृष्ठ खींच लो जिसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश हो तो फ्लक्स निकालना है, जितना भी आवेश हो उसको ε0 से भाग दे दो, यही तुम्हारा फ्लक्स हो गया। देखो कितना आसान कर दिया। ना हमको इसके द्वारा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र चाहिए, ना इसके द्वारा एरिया वेक्टर चाहिए, ना उन दोनों के बीच एंगल चाहिए। देखो कितना आसान कर दिया। तो इनका नियम है तो आसान, लेकिन सब जगह लगाना एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर जगह लगाने से फायदा नहीं मिलेगा। तो देखो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है कौन? वैद्युत फ्लक्स। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। गॉस के नियम के अनुसार वैद्युत फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया कि इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है कौन? विद्युत फ्लक्स। ये है हमारी गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के, बंद का मतलब 3D, चारों तरफ से बंद होना चाहिए आवेश का। मान लो यहाँ पे आवेश रखा है तो एक गोला बना दे, पूरा बंद कर दिया, मतलब 3D में चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के अंदर या परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध मतलब जो बंद है चारों ओर से, परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, गॉस की प्रमेय है। और एक चीज, इसके द्वारा जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा वहां से एक पृष्ठ खींचते हैं। ठीक, पृष्ठ खींचते हैं जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, या इसको बंद पृष्ठ भी कहते हैं, बंद पृष्ठ। और 3D तो होता ही है, ये बंद पृष्ठ होता है। ठीक, तो एक लाइन हमेशा याद रखना कि गॉस का नियम लगाना है तो बंद पृष्ठ लाना है। समझ में आया? अगर गॉस का नियम लगाना है तो बंद पृष्ठ लाना है। अगर कहीं पर भी हमको गॉस का नियम लगाना है तो वहां पर क्या लाएंगे? पहले बंद पृष्ठ, उसको चारों ओर से। ठीक, तो गॉसियन पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। आवेश के चारों ओर का वह पृष्ठ, वह बंद पृष्ठ जो आवेश से सममित हो, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। सममित का अर्थ क्या होता है? देखो, ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जहां से आवेश से वो बराबर दूरी पर हो। अगर बराबर दूरी पर होता है तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये क्षेत्र कैसा है? सममित है, सिमेट्रिक है।
सिमेट्रिक का मतलब सेम, हर जगह सेम। ये नहीं कि इसको ऐसे चौकोर में बंद कर ले, यहाँ पे ऐसा हो गया यहाँ वैसा हो गया, ऐसा नहीं, सममित बनाते हैं आवेश के चारों ओर। समझ में आया? बाकी इसके आगे भी बताएंगे, थोड़ा पॉइंट है जो अगर किसी के अंदर रख देंगे आवेश, उससे निकलने वाला फ्लक्स कभी परिवर्तित नहीं होगा, चाहे उसको घन में रख दो, चाहे स्क्वायर में रख दो, चाहे गोले में रख दो, किसी में भी रख दो। तो देखो यहां तक समझ में आया कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, जो हम बंद पृष्ठ बनाते हैं इसे ही क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इतना समझ में आया कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। अब देखते हैं गॉसियन पृष्ठ के बारे में, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं ये क्या कह रही? तो देखो, पहली चीज, गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। ठीक, एक बंद पृष्ठ होता है। जैसे मान लो ये कोई आवेश है, ठीक, इसके चारों ओर जो हम बनाते हैं ये पृष्ठ, ये कैसा होता है? ये गोल होता है, सर्कल नहीं, गोल होता है। गोल का मतलब इसके चारों ओर है, ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा है। तो गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है। दूसरी चीज, ये आवेश से सममित होता है, सममित होता है, आवेश से सममित। सममित का मतलब बराबर दूरी पर हर जगह, इसको सममित बोलते हैं। और क्या, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है, अगर किसी भी हमको बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और गॉस का नियम लगाना है तो वहां पे एक बंद पृष्ठ बनाएंगे हम। जहां जिस बिंदु पे निकालना होगा वहां पे क्या बना देंगे? एक गॉसियन पृष्ठ बना देंगे। ठीक, और यह एक 3D होता है। बंद पृष्ठ कैसे होते हैं? 3D में, त्रिविमीय, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिविमीय होता है। ठीक, ये समझ में आया कि पहली चीज तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? आवेश के चारों ओर जो बंद पृष्ठ बनाते हैं उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या है कि पहली बात तो ये बंद होता है, दूसरी चीज आवेश से सममित होता है, 3D में होता है, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। समझ में आया? ये जैसे आवेश के चारों, ये 2D में नहीं होगा। मान लो कि ऐसे आवेश इसके ऊपर ऐसे कहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये आवेश है तो इसके चारों ओर ऐसे 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 पूरा बंद होता है। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा कि 3D में कहीं पर भी अगर ऐसे रख देंगे तो क्या होगा? आवेश इसके द्वारा कोई फ्लक्स नहीं होगा। अगर इसके चारों ओर बंद पृष्ठ है तो उसके द्वारा वैद्युत फ्लक्स होगा। समझ में आया? तो ये हो गई गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। लेकिन अब जो बताया था इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा जरूरी, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी पता होने चाहिए। देखो, पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है, अगर कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के बाहर आवेश उपस्थित है, बंद पृष्ठ के बाहर आवेश उपस्थित है तो उसके द्वारा कुल पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। नहीं समझ पाए? देखो, अगर मान लो ये कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, और गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसके द्वारा फ्लक्स कितना होता है? उसके द्वारा फ्लक्स होता है Q/ε0।
आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट क्या, मान लो आवेश इसके अंदर नहीं है, तब क्या होगा, आवेश इसके बाहर है अगर, तब क्या होगा, तो अगर आवेश बाहर है तो इस पूरे पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। यदि बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ये चीज समझ में आई, कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अगर इसके बाहर आवेश उपस्थित है तो इसके द्वारा पूछा जाए कितना फ्लक्स निकला, शून्य। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इससे जितनी रेज अंदर पास करेंगी इससे उतनी बाहर निकल जाएंगी, तो जितना फ्लक्स प्लस में आया उतना ही फ्लक्स नेगेटिव में आ गया, तो प्लस माइनस जीरो हो जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो इसके द्वारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। समझ में आया। लेकिन इसी जगह अगर इसकी इंपॉर्टेंट बात करें, किसी छोटे से एरिया के लिए, अगर इसी बंद पृष्ठ के किसी छोटे से एरिया की बात करें, क्या करें कि बंद पृष्ठ के छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होता है। समझ में आया। अगर छोटे से एरिया की बात करें तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होगा। क्यों, मान लो यहाँ से 3 पास करी और इधर से 2 निकल गई, लेकिन हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले एरिया की, छोटे से एरिया की, तो यहाँ से तो पास की ना, तो यहाँ से गुजर, इसका मतलब यहाँ से पास की छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे फ्लक्स शून्य नहीं होगा। अगर पूरे पृष्ठ के कारण, बंद पृष्ठ के कारण पूछेंगे तब शून्य होगा। ये है हमारा फैक्ट नंबर 1। समझ में आया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश उपस्थित है, उसके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों, जितना इधर से प्रवेश करता है उतना उधर से बाहर निकल जाता है। समझ में आया। तो अगर लेकिन इसी के छोटे से एरिया की बात करें, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होता है। ठीक, अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। अब वो क्या कहता है, तो देखो दूसरी चीज और क्या था, अगर मान लो ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो इससे बाहर निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फैक्ट नंबर 2, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी जगह इसी बंद पृष्ठ को हम इतना बड़ा ले लें तब भी इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि गॉस का नियम तो यही कहता है कि इसके अंदर जितना आवेश हो उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स है वो गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। गॉसियन पृष्ठ जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के आकार व आमाप पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया कि अगर मान लो ये आवेश रखा हुआ है, इसके ये गोला है, इससे 10 किरणें पास कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इससे कितनी, मान लो 4 किरणें निकल रही हैं। ठीक, तो इसका फ्लक्स हो गया 4, क्योंकि लंबवत देखो 90 डिग्री पे 4 निकल रही हैं, 4 हो गया फ्लक्स इसका। अगर इसका एरिया बड़ा कर दें तो यही तो 4 इससे पास करेंगी, कोई अलग से थोड़ी ना आ जाएंगी। अगर 4 किरणें निकल रही तो 4 इससे भी पास की, तो इसका भी फ्लक्स कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब क्या है कि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के
आकार व आमाप पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? आज के लेक्चर में कुछ समझ में आया? जैसा हो कमेंट में जरूर बताएं। अगले लेक्चर में देखते हैं कि गॉस की प्रमेय की प्रूविंग रह गई है, प्रूविंग देखेंगे, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। बस यही बचे हैं दो, कि गॉस की प्रमेय की प्रूविंग, वैसे नियम की कोई प्रूविंग नहीं होती है, लेकिन क्या है उसको दिखा देंगे मैथ लगा करके, देखो ऐसे ऐसे करके आया। ठीक, तो गॉस के नियम की प्रूविंग हो जाएगी और गॉस के नियम के अनुप्रयोग हो जाएंगे। इतना बचा हुआ है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 12 की पूरी फिजिक्स आपको इसी पे पूरी फ्री में मिलेगी। आपको ये वादा करते हैं कि जितना भी ये फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, इसी का बड़ी बड़ी कोचिंग बहुत रुपए क्या करती हैं, लेती हैं पढ़ाने का, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं? ताकि कोई भी बच्चा पैसों के कारण ऐसा ना हो कि अच्छी एजुकेशन ना मिल पाए उसको, इसलिए ये यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं। बाकी ऑफलाइन बैच में तो पढ़ा ही रहे हैं, उसका चार्ज लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे तो पूरा फ्री है, आप जितनी बार मन उतनी बार पढ़ें। तो इसलिए आप पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। आपको वीडियो कैसे लगी? अगर कोई भी टॉपिक कहीं पर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, बाकी पढ़ते रहें अच्छे से, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।